नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं दांतों की संख्या कितनी होती है। बताना है आपको, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ऑथेंटिक माना गया है वो आपका 20 है, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आपको बताया गया है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं है, ठीक है। तो शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की जो है 3 अवस्थाएं बताई गई है जो शिक्षण की दृष्टि से, ठीक है। सबसे पहला शैशवावस्था है, ये संस्कार की अवस्था है, ठीक है। फिर बाल्यावस्था है, टोली की अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो ये 3 अवस्था शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से चलता है। और एक चौथा अवस्था जो आता है वो प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, ठीक है। वो 18 से ऊपर वाले का हो जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है 12 से 17 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, कोई नहीं, ठीक है। हमने आपको अवस्था के समय रखने के लिए किसका पहाड़ा बताया है, 6 का, यानी एक होगा 0 से 6, फिर होगा 6 से 12 और फिर होगा 12 से 18, ठीक है। 0 से 6 या कहीं कहीं 5 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या जन्म से 5 लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये शैशवावस्था है। फिर 6 से 12 तो ये बाल्यावस्था है, और 12 से 18 तो किशोरावस्था है, और 18 से ऊपर जो है वृद्धावस्था है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का समय कितना होता है, तभी आपने देखा यहाँ पे 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था है, 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था जो है शैशवावस्था है, और 12 से 17 कह दे या 12 से ऊपर 18 तक कह दे तो ये आपका किशोरावस्था है। क्लियर हो गया होगा सबको। देखिए अवस्था का समय याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो डेली आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स भी बन गए हैं, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। सभी हैंड रिटेन नोट्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसलिए यहीं से आप पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। आपको बताना है कि कौन सी अवस्था जो है उस संस्कार की अवस्था है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल्यावस्था बताइए किसकी, ये अनोखा है, ये जो है आपको टोली का अवस्था है, ठीक है। शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था संस्कार की अवस्था है, इसमें बच्चा को संस्कार सिखाया जाता है, तो संस्कार की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो ये संस्कारों की अवस्था किसको कहा गया है बताइए, तो ये शैशवावस्था को संस्कार की अवस्था कहा गया है, ठीक है। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं, ठीक है। देखिए सीखने का 2 होता है, सीखने का अनोखा काल और एक जीवन का अनोखा काल, ठीक है। तो सीखने का अनोखा काल तो वो आपका शैशवावस्था में, लेकिन जीवन का अनोखा काल यदि कहेगा जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता है, जो आपको टोली, गिरोह या समूह की अवस्था होता है, वो होता है आपका बाल्यावस्था, ठीक है। इसलिए जीवन का अनोखा काल यदि कहा जाएगा तो वो बाल्यावस्था ही है, जिसमें बच्चा किसी भी समूह के साथ खेल रहा होता है और बड़े मौज मस्ती कर रहा होता है। तो ये जीवन का अनोखा काल होता है जो कि दोबारा नहीं मिल पाता है, तो ये बाल्यावस्था को ही कहा जाता है।
सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था होता है। जीवन का अनोखा काल जो होता है बाल्यावस्था होता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था होता है। तीनों अवस्था को आपको लेकर के दिमाग में चलना है। यहाँ से एक प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में छप जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा को कुछ कुछ चीज़ कलेक्ट करना, संग्रह करके रखना बहुत पसंद आने लगता है। वह अवस्था जो होता है, देखिए उस बच्चा का बाल्यावस्था होता है जिसमें गिरोह बना करके जैसे जैसे लोगों का मत मिलता है वैसे वैसे वो चीज़ों को संग्रह करना जानता है, ठीक है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति उस समय बच्चों में सबसे अधिक हावी होता है, वो आपका है बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए अगला है, गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहलाती है। बताइए गिरोह या गैंग कब बनता है, टोली कब बनता है? बताइए, अभी आपको बताया गया था बाल्यावस्था में बनता है, शैशवावस्था में बनता है, किशोरावस्था में या कभी नहीं, ठीक है। तो ये जो आपको गिरोह वाली अवस्था है, टोली वाली अवस्था है, गैंग वाली अवस्था है, ये सभी जो चला जाता है वो आपका यहाँ पर बाल्यावस्था में चला जाता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? बताइए कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में बच्चा में होता है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए दो अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में तो बच्चा क्या होता है बताइए? ये तो कुछ नहीं जान पाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है या दुनिया में कौन क्या है। ये दूसरों पर आश्रित होता है, ये दूसरों पर आश्रित है, इसलिए इसको कुछ भी चीज़ पता नहीं है। जैसा आप कीजिएगा वैसा वो करेगा, वो बातों को दोहराते रहता है, देखते रहता है, ठीक है। तो इसमें नैतिकता की बात कहीं से भी नहीं आती है कि बच्चा में कैरेक्टर खराब हो गया। तो नैतिकता का प्रश्न कहीं से उठता ही नहीं है। तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो नैतिकता का अभाव बच्चा में शैशवावस्था में होता है, जो कि नैतिकता उसमें पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? बताइए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? वेलेंटाइन का है, स्टैनले हॉल का है, डिप्ले का है, लुक स्टोक का है, ठीक है। तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह जो यहाँ पर कथन है वो आपका स्टैनले हॉल का है, ठीक है। स्टैनले हॉल का है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, आप सभी देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी को जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ पर एग्जाम से जाने से पहले जुड़ करके यहाँ से सारा PDF ले लीजिएगा, ठीक है, और जुड़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा छाट करके और जैक मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट्स बनाया गया है, इसलिए आप सभी लेकर के पढ़ के कहीं जाएंगे। बहुत कम कीमत पर, अगर CDP का केवल आपको चाहिए तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे अगर 1 से 5 की पूरी कंप्लीट नोट्स क्षेत्रीय भाषा छोड़ के लेना चाहते होंगे तो आप 500 रुपये में यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। सभी का नोट्स अवेलेबल है और सभी जो है आपका JCERT पाठ्यक्रम से बना हुआ है, जैक की किताब से बना हुआ है, जो सरकारी विद्यालय मिलता है वहाँ से लेकर के आप पूर्ण रूप में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 300, 220 या कोई नहीं। तो नवजात शिशुओं में देखिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें कितना होता है? 300 हड्डी होता है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा आपकी बात को दोहरा रहा होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं, ठीक है। आप देखते होंगे बच्चा जब शैशवावस्था में रहा होगा, जब आप शैशवावस्था में रहे होंगे तो कोई आपको क्या करते हैं? आप उसको मुंह बिचकाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? वो जो चीज़ बोलता है उसी चीज़ को रिपीट करके उसको बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है? रिपीट करना मतलब दोहराना। अगर आपने राम कहा तो उधर से भी उसने राम कहा, आपने आँख कहा तो उसने भी आँख कहा। इस तरह से क्या होता है? बच्चा को दोहराने का प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आपकी बातों को दोहराते रहता है। तो कौन सी अवस्था है? तो दोहराने की जो अवस्था है वो आपका यहाँ पर शैशवावस्था है, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? बात को दोहरा रहा होता है। राम शाह को वाज पढ़ रहा है, राम शाह को वाज पढ़ रहा है, ठीक है। यह किस विकार से प्रेरित है, प्रभावित है? शाह है, पढ़ रहा था, वाज ये क्या कर रहा है? पठन में गलती कर रहा है, पठन में गलती कर रहा है। तो पठन में गलती कर रहा है, तो ये पठन वाला गलती किस में होता है? तो पढ़ने वाला गलती के लिए हम आपको एक कोड बताए थे, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था और लुक्स से लैक्सिया याद रखना है, लैक्सिया। तो पठन विकार लैक्सिया से जुड़ेगा, वो हो जाएगा आपका डिसलैक्सिया। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। बच्चा संस्कारवान किस अवस्था में होता है? वो शैशवावस्था में होता है, ठीक है। किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, क्योंकि शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास
90% हो जाता है और इसमें बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है और बहुत कुछ सीख गया होता है। इसलिए इसी समय संस्कार की नींव डाली जाती है बच्चों में। तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा शैशव अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? देखिए, जीवन का एक काल ऐसा भी है जो अनोखा होता है, वो आपको समझिए कि दोबारा भविष्य में कभी भी नहीं मिलने वाला है और वह मौज मस्ती आप जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अनोखा काल का नाम किसको कहा गया है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को? कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। इस समय बच्चे समूह में, टोली में रहना पसंद करते हैं। वो बच्चे इतने मस्ती करते हैं, लड़के लड़के सभी एक साथ भी खेल सकते हैं। इस समय बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। ये समय दोबारा नहीं आ सकता, आगे चल कर बहुत से भेदभाव होते हैं और बच्चे इतने जो है घुल मिल नहीं सकते हैं कभी भी लाइफ में। इसलिए जीवन का अनोखा काल जो है वो आपको बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल जो है वो आपका शैशवावस्था ही है। शैशवावस्था में 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इस समय बच्चा जो सीख रहा होता है वो बहुत ही अस्थायी होता है। इसलिए सीखने का अनोखा काल जो होता है वो आपका शैशवावस्था होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो ये आपका जो किशोरावस्था है वो आप यहाँ पर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत किशोरावस्था, ये बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे बहुत अधिक क्या कर रहे होते हैं? संग्रह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अच्छा अध्यापक वह है जो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक कौन है आपको बताना है। तो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करना ये अच्छा अध्यापक का गुण नहीं है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, ये भी अच्छा अध्यापक गुण नहीं है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये सबसे अच्छा गुण है एक अच्छे अध्यापक का, कि वह बच्चों को क्या करे? प्रेरित करे। ठीक है, और क्या प्रेरित करे? सदैव अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करते रहे। यह एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। और अगला है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना, ये नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा जो गुण है वह है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? देखिए, इस तरह का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसी जो है चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके मानसिक उपज है। तो ये मानसिक उपज वाले देखिए लगभग यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं और ये आपकी मानसिक उपज होगी। इसको किसी तरह टेबल पर किसी प्रश्न को भिड़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये लॉजिक है, ये आपकी अपनी समझ है। लेकिन जब आप इस तरह का प्रैक्टिस सेट बनाते रहिएगा तो आपको यहाँ पर अपने आप समझ में लगेगा कि हाँ, ये सही होगा। तो ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर होता है, मस्तिष्क पर निर्भर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ कर लेंगे जो विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है बताइएगा आप सभी को। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। बताइए क्या कहिएगा? यदि आप स्कूल में जाते हैं तो कौन सा कथन आप कहिएगा कि बच्चा सबसे अच्छा होगा? ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो कथन होगा वह होगा कि आपको कहना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, जिससे जो कमज़ोर बच्चे भी होंगे उनके मन में ये लगेगा कि हम भी सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप किसी को नहीं कहेंगे कि ये नहीं सीख सकता है, ये नहीं आगे कुछ कर सकता है, ये नहीं करना। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे अच्छा कथन यही है। आप इसी तरह के कथन का प्रयोग करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? अधिगम सीखने को कौन सा चीज़ प्रभावित करता है? ठीक है, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, तो अधिगम को जो सीखने वाला है वो आपको प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है अधिगम सीखना, वो आपका निर्भर करेगा परिपक्वता एवं आयु पर। ठीक है, परिपक्वता एवं आयु पर निर्भर करता है। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है
सिर से पैर, पैर से सिर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है? सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? देखिए, विकास और वृद्धि ये दोनों आप अंतर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। विकास एवं वृद्धि, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, तो विकास के संबंध में गलत कथन कौन है? ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो विकास के संबंध में यहाँ पर देखिए आपका जो है सबसे जो गलत कथन है वह है विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता। यह सही है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला है, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है, जब बच्चा का जन्म हो जाता है। डिम्ब, ये जो है आपका गर्भधारण काल में ही डिम्ब का निर्माण होता है। बीजाकरण, ये भी समय आपको गर्भधारण काल का ही होता है। भ्रूणावस्था गर्भधारण काल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ये शैशवावस्था जो गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का। ठीक है, तो इस किशोरावस्था जो है स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा ऐसा है जो ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिवार का वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं आपको बताना है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा को उच्च। तो जो खुश मिजाज बच्चा होता है, ऊर्जावान बच्चा होता है, वो हमेशा खुश मिजाज होता है, वो सामाजिक होता है, वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होता है, ऊर्जा का उच्च स्तर उसमें रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, आसानी से चिढ़ने वाला वो नहीं होता है। ठीक है, छात्रों का सही मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों का यदि आपको सही मूल्यांकन करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। ठीक है, तो देखिए आपको जो यहाँ पर न्यू सिलेबस दिया गया है उसमें आपको ये दिया गया है क्या चीज़? सीसीई, और सीसीई का चैप्टर का टॉपिक हमने बना दिया है। जिनके पास नहीं उपलब्ध होगा यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। सीसीई, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसको पढ़ना था आपको। इसका पीडीएफ और वीडियो सब कुछ बना हुआ है, आप ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो छात्रों को सही मूल्यांकन करने के लिए हमें सीसीई का प्रयोग करना चाहिए। सीसीई में यानी यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन नहीं आता है, कोर्स के अंत में छमाही, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो सतत मूल्यांकन आपको करना चाहिए। ठीक है, सतत मूल्यांकन करना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। ठीक है, तो एक शिक्षक को समाज में इज्जत तब मिलता है जब वो आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो ये सभी यानी राइट आंसर डी होगा। ये सभी कारणों से एक शिक्षक को समाज में इज्जत मिलता है। कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से कोई हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो देखिए कोई बच्चा अगर अच्छा से सीख सकता है तो वो खुद करके ही सीख सकता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, खुद करके बच्चा अच्छा तरह से सीख सकता है। ठीक है, एक बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है? आपसे देखिए यही प्रश्न बार बार पूछता है। एक बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है या एक बच्चा बी को डी पढ़ रहा है,
ठीक है। ये प्रश्न पढ़ने वाला है, ठीक है। कल भी हमने इस सेशन को दिखाया था। ये प्रश्न पढ़ने वाला है, तो पढ़ने वाला के लिए क्या पढ़ना है आपको? लक्ष्य पढ़ना है। लक्ष्य को बच्चा क्या पढ़ रहा था बताइए? लुक्स। तो ये लक्ष्य वाले जितने चीज़ें, पढ़ने वाले जितने चीज़ें आएगी उसको लक्ष्य में लेके जाइएगा, और लक्ष्य से जो रोग होगा वो लेक्सिया होगा। लक्ष्य से क्या पढ़ना है? लेक्सिया पढ़ना है। तो लेक्सिया के आगे एलेक्सिया लगा हुआ मिले, डिसलेक्सिया लगा हुआ मिले, ये सब पठन विकार से है, ठीक है। किससे? पठन विकार से संबंधित है। तो ये पठन विकार है। एम को बच्चा डब्लू पढ़ रहा है, पढ़ना मतलब पठन विकार, और पढ़ने वाला जो समस्या है वो लेक्सिया यानी लक्ष्य साबुन से जुड़ा हुआ रहता है। तो कभी भी दिमाग में आए कि ये पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है तो लक्ष्य साबुन से याद रखिएगा, डिसलेक्सिया चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है। जब आप पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा क्या कह रहा है? 2 + 2 = 5 कह रहा है, और 2 × 8 = 15 कह दे रहा है। यह किस विकार से संबंधित है? एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया, ठीक है। तो देखिए 2 + 2 5 कह रहा है, यानी बच्चा को क्या है? बच्चा को यहाँ पर जो है गणितीय कठिनाइयाँ हो रही है। कौन सा हो रहा है? गणितीय कठिनाइयाँ हो रही है। उसको जो है चीन का प्रॉब्लम हो रहा है। 2 × 8 = 15 कह रहा है। गणित संबंधी कठिनाइयाँ होती है। तो देखिए गणित संबंधी अगर कठिनाई आपको मिले तो यह किस रोग से ग्रसित होगा? इसके लिए देखिए गणित का काम किससे होता है बताइए? गणित का काम किससे होता है? तो गणित में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन किससे करते हैं बताइए? कैलकुलेटर से करते हैं, तो कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया रोग होगा, याद रखिएगा। कैलकुलेशन गणित संबंधी अगर रोग आ रहा है तो गणित में याद रखने का तरीका होगा। अगर गणित का प्रश्न में कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो गणित किससे होता है? कैलकुलेटर से काम करते हैं, या गणित में कैलकुलेशन किया जाता है तो कैलकुलेशन मैंने कैलकुलिया याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कैलकुलिया याद रखिएगा। कैलकुलिया के पहले ए लगेगा या कैलकुलिया पहले डिस लगेगा, ठीक है। डिसकैल्कुलिया होगा। तो डिसकैल्कुलिया किससे जुड़ा हुआ है? तो डिसकैल्कुलिया आपका जो है गणितीय विकार से जुड़ा हुआ है, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है कैलकुलिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, यह किस विकार से संबंधित है? गणित में क्या होता है बताइए? कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से कैलकुलिया याद रख लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। कैलकुलिया याद रख लीजिएगा। कैलकुलिया के पहले कैलकुलिया में कुछ भी जुड़ा हुआ है तो गणितीय संबंधित विकार है, ठीक है। तो डिसकैल्कुलिया आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 60, 70, 80, 90, ठीक है। देखिए मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, एक प्रश्न यहाँ से भी छपेगा। हर उसी प्रश्न को हम आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रख लेना होगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि का यहाँ पर आपको पढ़ा दिया गया है, और बहुत अच्छा उसका फिगर ड्राइंग के साथ सब PDF नोट्स बना हुआ है, आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर देखिए होता है मानसिक आयु, क्या होता है? मानसिक आयु बट्टा होता है वास्तविक आयु, क्या होता है? वास्तविक आयु, और इंटू में होता है 100। तो मानसिक आयु मतलब बच्चा का जो आयु मानसिक का है, तो 10 वर्ष का बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, बच्चा का वास्तविक आयु 10 वर्ष का बच्चा है, यानी 10 वर्ष का बच्चा का, यानी वास्तविक आयु बच्चा का 10 वर्ष है, ठीक है। तो वास्तविक आयु नीचे होता है तो 10 हो गया, लेकिन उसका मानसिक आयु जो है 7 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है। 10 वर्ष का होते हुए भी उसका दिमाग 7 वर्ष के बच्चा का जैसा है, ठीक है। तो 7/10 गुने 7/10 और गुने 100 हो गया, तो 10 से 100 का, और 10 पर 7 दहियम 70, 7 दहियम 70, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि 70 है, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि 70 है। बाकी देखिए यहाँ पर बना हुआ है वास्तविक आयु बच्चा कैसे साल का है, तो 10 साल का बच्चा है, इसलिए इसका वास्तविक आयु है 10 साल, लेकिन उसका दिमाग कैसा काम कर रहा है? मानसिक आयु मतलब उसके दिमाग की आयु, मानसिक आयु 7 वर्ष। कभी कभी देखिएगा कि 10 वर्ष का बच्चा है लेकिन उसका मानसिक आयु 14 वर्ष के जैसा है, मतलब कि वह 14 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर पा रहा है। इसलिए IQ इंटेलिजेंट कोसेंट या मानसिक या बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु 7 है, वास्तविक आयु 10 है, इंटू 100 किए, कट गया है 70, यानी वो बच्चा मूर्ख है, ठीक है। कैसा बच्चा है? मूर्ख बच्चा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष के ही जैसा है, वह किस प्रकार का बच्चा है आपको बताना है। प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली का 140 होता है, सामान्य का 100 होता है, प्रखर का 120 होता है, तीव्र का 120 से ऊपर होता है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। तो इसका जब आप बुद्धि लब्धि निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। तो 10 वर्ष का बच्चा है,
बच्चा 10 वर्ष का है यानी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 10 वर्ष और 10 वर्ष के जैसा वो काम भी कर रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार का, 10 दहियम 100 हो गया और 10 दहियम 100 हो गया ना। यानी उस बच्चे का बुद्धि लब्धि 100 है और 100 जिसका बुद्धि लब्धि है वह बच्चा क्या है, सामान्य बच्चा है, सभी इसके साथ मिलकर रहने वाला है, सामान्य स्तर का बच्चा है, वह तेज स्तर का बच्चा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या किसको। ठीक है, तो देखिए गिरोह वाली अवस्था, टोली वाली अवस्था, गंदा वाला अवस्था, ये सब बाल्यावस्था का है। ठीक है, बाल्यावस्था का लक्षण है बच्चा को आप अच्छा ड्रेस पहना के भेजते हैं, उधर से बच्चा भुसेड़ होके आता है, ये गंदी अवस्था है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अभी टोली बना के बहुत सारे उसमें ये फर्क नहीं होता है कि हम किसके साथ करें, तो किसी की भी टोली बन जाती है और वो सब खेलते रहते हैं, तो गिरोह या गैंग वाली अवस्था जो है आपका वो बाल्यावस्था होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, बच्चों में नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था बताइए, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, ये पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होता है। शैशवावस्था में बच्चा पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होता है, खाना के लिए, पीना के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए। ठीक है, अब बताइए जो बच्चा दूसरों पर आश्रित है उसमें क्या कैरेक्टर की हम बात करेंगे कि वह किसी के प्रति क्या सोच पाएगा, तो इसमें इस समय जिस समय बच्चा शैशवावस्था में है उस समय बच्चा में क्या होता है, तो नैतिकता होता ही नहीं, वो जानता ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या है, तो इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है किसमें, शैशवावस्था में नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव होता है बच्चा में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, किशोरावस्था अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका का है। देखिए बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है उस समय उसके अंदर अच्छे बुरे और अपने अपने कैरियर के प्रति बहुत तनाव चल रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर किसने यह कहा है कि जो किशोरावस्था बच्चा का होता है वह बहुत संघर्ष करने का समय होता है, उसके अंदर बहुत तनाव होता है, उसके अंदर बहुत तूफान होता है, उसके अंदर बहुत विरोध होता है, ये किसका कथन है, तो स्टैनले हॉल ने यहाँ पे कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अच्छे बनने वाले अच्छे बनते हैं, खराब बनने वाले खराब, यानी इसमें अपना डिसीजन मेकिंग चल रहा होता है बच्चों में, जिसके कारण तनाव बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, यानी विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता और वातावरण, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। तो देखिए बच्चों का मानसिक स्तर अच्छा बनाए रखने में अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। ठीक है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होता है जो मानव जाति की विविधता को बताता है। ठीक है, पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का अंतर, या सभी। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक बच्चे जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों में अलग अलग प्रवृत्तियां पाई जाती है, ये कहाँ से होता है, ये कैसे अंतर कर पाता है, तो ये उनकी आनुवंशिकता होती है और जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ के पर्यावरण के आधार पर ही बच्चों में सभी में देखने में अंतर अलग अलग, रुचि अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का अंतर का अंतःक्रिया का अंतर होता है। सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है 40%, 60%, 30-70, 50-50, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सीसीई जो आपका यहाँ पर चैप्टर बना हुआ है, सीसीई आपको न्यू सिलेबस में भी पढ़ना है, सीसीई का पूरा पीडीएफ आपको कंप्लीट हमने कर दिया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, पीडीएफ को लेकर पढ़ लीजिएगा आप सभी को। तो देखिए सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, कंटिन्यूअस पहला सी सतत और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, सतत और व्यापक मूल्यांकन का यहाँ पर चर्चा हो रहा है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का यहाँ पर चर्चा हो रहा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। क्लियर हो गया। अब देखिएगा तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें हम लोग जो होता है यहाँ पर जो होता है परीक्षाएँ होती है। ठीक है, FA1, FA2, FA3 और FA4। ठीक है, 4 परीक्षाएँ का आयोजन होता है, FA1, FA2, FA3 और FA4।
10-10 का होता है, यानी 40% का ई होता है। और 2 गो मेरा SA1 SA2 होता है, ठीक है। तो SA1 और SA2 जिसको हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं ना। और FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट औपचारिक हो गया, और SA मतलब समेटिव असेसमेंट योगात्मक हो गया। इसमें होता है 40% का और 60% का होता है। तो 40 और 60 का होता है। 40-60 किस में है? ए में है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए बताइए। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं, उन्हें क्या कीजिएगा आप, ठीक है। आपको बताना है कि उन्हें आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो उन्हें आप कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो आपका आंसर होगा वो होगा कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो बच्चे उत्तेजित हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। उससे संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है। क्या करेंगे अगर आपको लगता है कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो सी है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उससे अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे, जिससे वह अधिक प्रगति कर सके, ठीक है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? देखिए पहचानने वाला जो वर्ड्स आएगा किसी चीज़ को, तो आपको उसके लिए जो बोर्ड का आंसर है वो है 5 वर्ष। याद रखिएगा, रंग को कब पहचानने लगता है तो 5 वर्ष में, अक्षर को कब से पहचानने लगता है तो 5 वर्ष में। तो ये 5 वर्ष इसका राइट आंसर है, ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लग जाता है? बताना है कि बालक जब गर्भ में, माता की गर्भ में होती है, बालक होते हैं तो कितने दिन लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 महीना तो ऑथेंटिक टाइम माना गया है, ठीक है। तो 9 महीने या 30 नवा कितना हो गया बताइए? 1 महीना में 30 दिन, तो 30 नवा 270 दिन होते हैं, ठीक है। और किसी में 31 होते हैं ना, तो वो 5 बढ़ जाएंगे और 4-5 दिन आगे जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो 280 दिन वाला आता है, ठीक है। 280 दिन, अगर 280 नहीं रहे, 270 275 तक रहे तो उसी को मारना है, लेकिन 290 95 300 नहीं मारना है। क्लियर? तो इसी के इर्द गिर्द आपका ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ से मारिएगा। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है ये आपको बताना है, नहीं वाली बात है। शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। स्मृति का विकास मानसिक विकास संबंधी, अवबोध की क्षमता मानसिक विकास से संबंधित है। लेकिन वजन और ऊंचाई का मानसिक विकास से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं वाला आंसर ए होगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? बच्चा में तो हड्डी की संख्या, एक नवजात शिशु में हड्डी की संख्या सबसे अधिक होती है, लगभग 300 माना जाता है। लेकिन मनुष्य के हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है, जुड़ते जुड़ते या जुड़ जाते सबसे कम हो जाती है। वो कब होती है बताइए? तो वो आपका होता है प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में होता है, सबसे कम हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की, ठीक है। किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। इसमें बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है, वो सोच नहीं कर पाता है, वो चिंतन में डूबा रहता है, कल्पना में डूबा रहता है ना, वो काल्पनिक जगत में विचरण कर रहा होता है। तो ये मतलब क्या होता है? वो समायोजन नहीं कर पाता है कि वह क्या करे, क्या नहीं करे, क्या निर्णय ले, कैसा बने, क्या बने। ये उसकी सबसे अधिक समस्या होती है किशोरावस्था की, समायोजन की, एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो ये राइट आंसर सी होगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। बताइए, आप भी अध्यापक हैं, एक अच्छा अध्यापक है तो आप विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा दीजिएगा बताइए? प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, तटस्थता की भावना। सब आंसर सही लग रहा है ना। लेकिन यहाँ बोर्ड की तरफ से जो ऑथेंटिक चीज़ है वो बताया गया है कि सहयोग की भावना इसमें सबसे राइट आंसर है। राइट आंसर इसका बी है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है आपको बताना है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना सिखाना, बौद्धिक विकास, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है,
ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य में क्या आ जाएगा बताइए आप सभी। तो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास। अभी देखिए एक लेटेस्ट वर्ड है सर्वांगीण विकास, मतलब 360 डिग्री का विकास। आप उसके हर क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, कलात्मक, सहयोगात्मक, खेलकूद, ये सारी चीज़ों का विकास उसमें करना है। तो ये बच्चों का सर्वांगीण विकास आप में करने का उद्देश्य है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देने के लिए यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था वो आपका 2001 ईस्वी में शुरू किया गया। 2001 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय में अगर बच्चा को रोकना है तो उसके लिए बच्चों के में क्या करना पड़ेगा? आपको साफ सुथरा कपड़ा पहनना पड़ेगा, खाने का प्रबंध करना पड़ेगा, शैक्षणिक भ्रमण करने का, अपनत्व अवतरण। तो देखिए इसमें सब आपको सही लगेगा, सब सही लग रहा होगा, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो है विद्यालय के जो होना चाहिए बच्चों को रोकने के लिए वो है अपनत्व का वातावरण। बच्चों को वहाँ पर जाने के बाद यह लगना चाहिए कि उनका यहाँ पर अपना कोई है। तो ऐसा आपको बच्चे का व्यवहार हो सकता है, शिक्षक का व्यवहार हो सकता है। वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों का व्यवहार से यदि बच्चा अपनत्व का महसूस करेगा तो वह बच्चा विद्यालय में चला जाएगा। ठीक है। और वह बच्चा विद्यालय में जाकर रुकेगा, लेकिन उसको अपनत्व नहीं लगेगा तो वह बच्चा विद्यालय में नहीं रुक पाएगा। तो विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए सबसे पहले अपनत्व का वातावरण होना चाहिए। ठीक है। अपनत्व होने से बच्चे विद्यालय में रुकेंगे। बच्चों को किस में आनंद आता है? बच्चों को किस में आनंद आता है? स्वयं करके सीखने में, प्रेरणादायक शिक्षण से, मित्रतापूर्ण व्यवहार से, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी होगा। बच्चों को आनंद आता है। देखिए कभी कभी कोई बच्चा कुछ बना रहा हो तो बोलता है हट ना हम ही बनाए, मतलब वो अपने करके सीखना चाहता है, तो स्वयं करके सीखने में आनंद होता है। प्रेरणादायक शिक्षण, कुछ ऐसा शिक्षक करा रहे होते हैं जिससे उसको मोटिवेट हो रहा होता है तो वो मज़ा आता है। और मित्रतापूर्ण व्यवहार, अगर 4-5 बच्चे सही मित्रतापूर्ण व्यवहार से सीख रहे हैं या शिक्षक के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके सीख रहे हैं तो भी उसमें आनंद आ रहा होता है। यानी अगर देखेंगे तो सभी ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है। बच्चों का आनंद इसी में आता है। बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत आधारित है। जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का ना। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे ना, कल भी इसका क्लास चला था। संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त, ये 4 अवस्थाओं की पहचान करवाए थे। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है आपको संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से। बच्चों को जिज्ञासा शांत करना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी के व्यवहार में जिज्ञासा आया हो। ठीक है। मान लीजिए कि एक बच्चा ने आपसे जानना चाहा कि सर ये रोड पर ये कौन सा संकेत है, रोड पर ये दौड़ता बच्चा का है, ये क्या संकेत है। ठीक है। तो आपको अब क्या करना चाहिए? अगर जानते हैं तो ठीक है, जानते हैं तो जिज्ञासा तो सर नहीं है तो पूछ के किसी से उसकी जिज्ञासा को शांत हमें करना चाहिए। तो कब करना चाहिए बताइए? जब आप फुर्सत में रहेंगे तब नहीं, ये गलत चीज़ है। जिस समय उसका जिज्ञासा आपसे प्रकट किया कुछ जानने का, तो आप कब करेंगे? जब फुर्सत में रहेगा तब कीजिएगा, या विद्यार्थी फिर जब फुर्सत में आएगा तब कीजिएगा, या कुछ समय के पश्चात कीजिएगा, या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? अगर देखिएगा तो आपको सब सही लगेगा, लेकिन इसमें मेन ऑप्शन जो है आपका डी है कि तत्काल, मतलब उसी समय जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की गई हो, किसी चीज़ के प्रश्न को पूछा गया हो कि ये मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि सर ये किसका संकेत है, ठीक है, ये किसका आपको उसी समय ये जिज्ञासा को शांत करना होगा कि ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है, बताना होगा किस तरह का संकेत रहेगा, किसका संकेत है, तो आपको बताना होगा कि ये बच्चा गिरजाघर का संकेत है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ से वो पूछ सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तत्काल, जब विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न क्या जिज्ञासा हमको किया गया है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का क्या तात्पर्य है? देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न आपका तो 100% रहता ही है, और सीसी पाठ भी आपको बनाया गया है ना, सिलेबस आपका है।
तो आप सीसी को देख लीजिएगा। सीसी का तो 100% यहाँ पर सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है, पीडीएफ कंप्लीट है, आप लेके पढ़ लिए होंगे। जो जुड़े हैं वो तो लेके पढ़ लिए हैं, जो नहीं जुड़े हैं पहली बार जिनको वीडियो मिल रहा है वो यहाँ से देखिए, हैंड रिटन नोट सभी सब्जेक्ट का लेकर के पढ़ना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो है JCERT किताब से पूरा पूर्ण रूपेण बनाया गया है और वहाँ से बहुत अधिक आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकर के देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन शब्दावली में CCE में शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो CCE में जो सेकेंड C है उसका मतलब क्या है, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन केवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यापक है शब्द उसके लिए शैक्षिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, इस व्यापक का अर्थ है सेकेंड C का अर्थ है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेबल करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक को पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्र का पता करना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पृष्ठ पोषण प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य यही आता है, लास्ट ऑप्शन आपका सही है, कि बच्चा को जो जीवन जीना है उत्पादक जीवन, उसके लिए शिक्षा जो है किस सीमा तक वह तैयार कर पाया है या पृष्ठ पोषण प्रदान कर पाया है उसका जांच करना है मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। देखिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को खेलना क्यों उचित माना जाता है, इसका क्या महत्व है खेल का। ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, अगर कोई शिक्षक होंगे तो ये भी सोचेंगे कि बच्चा को छोड़ देते हैं, मेरा काम इधर आसान होगा, बच्चा खेलते रहेगा। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा, ऐसे देखिएगा तो ये भी सही है कि समय बीत रहा है, हमको 9 से 3 जाना है, आराम से बच्चा को छोड़ दिए, मेरा समय निकल गया। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन कोई मार सकते हैं। यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, लेकिन राइट आंसर आपका तो डी है। अगर आप बच्चा खेल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, 10-11 बच्चे का टीम होता है तो उसमें सहयोग की भावना भी आ रही है। ठीक है, उसमें अनुशासन भी आ रहा है और उसमें शारीरिक संतुलन भी आ रहा है, इसलिए खेल बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। ठीक है, खेल में सहयोग भी बच्चा सीखता है, अनुशासन भी सीखता है, शारीरिक संतुलन भी सीखता है। ठीक है, इसलिए यह जरूरी है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में अभिप्रेरित है तो उस शिक्षण का संकेत क्या है, कैसे माना जाएगा कि बच्चा जो है अभिप्रेरित शिक्षण कर रहा है। कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, तो एक अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होना ही नहीं चाहिए, कक्षा में क्या होना चाहिए, बातचीत का चर्चा चलते रहना चाहिए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ नहीं है, उपस्थिति किसी भी स्तर से बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, ये सबसे उचित इसका आंसर है अभिप्रेरित शिक्षण। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा पढ़ाई के प्रति तो वह क्या कहेगा, जब भी आप पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे तो वह बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछेगा, इसका मतलब है कि वो पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना, तो वह अभिप्रेरित बच्चा का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर सी है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसका जाता है, पियाजे का, पॉलर का, कोहलर का, ये समय का। ठीक है, तो ये पियाजे का सिद्धांत है, बच्चों अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, पहला यहाँ पर कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, तो एक फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, एक बच्चा को आप कोई भी चीज़ धरा दीजिएगा तो वह उसके आधार पर कुछ न कुछ सीखते सीखते वो अपना ज्ञान उसमें सृजित करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय आने से पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है,
अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है, सीखने में सभी को कष्ट होता है, सिर्फ बच्चों को नहीं होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, खुशी खुशी माहौल में सीख रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे जो है उससे अलग भी सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका ए है, राइट आंसर इसका ए है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, किसी का सिखाया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, शैशवावस्था की अवधि होती है, शैशवावस्था की अवधि होती है, विभिन्न अवस्था की अवधि को जुड़े याद कर लीजिएगा। और इसका PDF और वीडियो भी जो जुड़े हुए हैं उनको दे दिया गया है, वो सभी को आप लोग देख लिए होंगे। आपसे प्रश्न बहुत अच्छा तरह से बन रहा है, ठीक है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट भी देख रहे हैं कि आप सभी का बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो ये याद करके जाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला पढ़ा था कि शैशवावस्था है 0 से 6 या 1 से 5 कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। फिर शैशवावस्था के बाद क्या है आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था 6 से 12, ठीक है। फिर है किशोरावस्था 12 से 18 और फिर है प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, ठीक है। तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष, ये तो बाल्यावस्था का हो गया। जन्म से 5 वर्ष, ये आपको शैशवावस्था में चला जाएगा 6 के अंदर। 12 से 18 वर्ष, ये आपको किशोरावस्था में चला जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो हो गया जन्म से 5 वर्ष। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बताना है आपको। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं। जब बच्चा में शुरू बार दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो शिक्षण का दृष्टि माना गया है पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल विकास का शिक्षण की दृष्टि से 3 अवस्था को बताया गया है। एक होता है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, जो शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, अभी भी आपको बताया गया था। शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक याद रखेगा, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक याद रखेगा, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक याद रखिएगा, और वृद्धावस्था 18 वर्ष से ऊपर वाले को कहा गया है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक, राइट आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए बताइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, उसका दमन कर देना चाहिए, उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उत्तेजित कर देना चाहिए, उसको सक्रिय कर देना चाहिए, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा जब भी हो तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, हम लोगों को शांत करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, वो और विस्फोट हो सकता है। ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना चाहिए, वो भी विस्फोटक है, और सक्रिय भी विस्फोटक, यानी जिज्ञासा को उसको उसका सही उत्तर दे करके शांत करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। सीखना है, सीखना क्या चीज़ है आपको बताना है, सीखना क्या चीज़ है। एक सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, नैतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो सीखना क्या है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, राइट आंसर ए होगा।